ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में जहाँ पे थे वहाँ से प्रोसीड करते हैं। तो मान लो हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से है कि ये एक ऐसे करके है, ये ऐसे करके है, ये ऐसे करके है, ये ऐसे करके है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ से, उसके बाद यहाँ से जो है इसको सेंटर मान के ऐसे करके एक वो है रिंग है, ठीक है। एक 3/4 सर्किल है, इसका लेंथ दिया हुआ है b, ये स्क्वायर है, लेंथ है b और इसका रेडियस है a। इसका रेडियस है मान लेते हैं a, ठीक है, इसका रेडियस है। और मान लेते हैं कि करंट इसमें इस तरह से फ्लो कर रहा था। ये एंगल है 45 डिग्री, ये कितना होगा 45 डिग्री, समझ रहे हो ना। मतलब इस स्क्वायर लेंथ में से बी साइड का स्क्वायर लेंथ था, उसमें से ए डिस्टेंस यहाँ से कट करके यहाँ से घुमा दिए हैं। तो हमको ये बताना है कि यहाँ पर फील्ड कितना होगा, हमको ये बताना है यहाँ फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कारण फील्ड निकाल लेते हैं, इस सेक्शन 1 के कारण। इसका नाम दे रहे हैं सेक्शन 1, इसका दे रहे हैं 2 और इसका दे रहे हैं, इसका इस एल शेप का दे रहे हैं 3। तो 1 के कारण जो होगा B1 वो होगा μ0I बाई 2a होना चाहिए था कंप्लीट सर्किल की वजह से। इसका 3/4 पार्ट, समझ रहे हो ना, 3/4 ऑफ द सर्कल है। तो ये अगर पूरा सर्किल रहता, अगर ये पूरा सर्किल होता तो μ0I बाई 2a होता, तो इसका 3/4 और डायरेक्शन होगा इस तरह से घूम रहा है तो बाहर की तरफ। B2 इसको देखो, पहले ये देखो B2 और B3 का अपोजिट तो नहीं होगा, अपोजिट होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जरा देखो, इस सेक्शन की वजह से, इस सेक्शन की वजह से यहाँ पे फील्ड 0 होगा, इस सेक्शन की वजह से यहाँ फील्ड 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये इस रॉड के ही इस लाइन की एक्सटेंडेड लाइन पे लाई कर रहा है, इसके कारण इस लाइन पर कहीं भी तुम लोगे तो फील्ड 0 आता है। तो इस वायर के कारण ओ पे फील्ड 0 आएगा, क्योंकि जब इस लाइन को बढ़ाओगे तो ओ से पास हो रहा है। इसके कारण फील्ड होगा, इसके कारण जो है फील्ड होगा ऊपर की तरफ, इसके कारण जो यहाँ पे फील्ड होगा ओ पे होगा ऊपर की तरफ। उसी तरह से इसके कारण, इस वायर के कारण ओ पे फील्ड 0 होगा, इस वायर के कारण ओ पे फील्ड 0 होगा और इस वायर के कारण भी ऊपर ही होगा। तो यानी कि यहाँ पे 0, ये दोनों कैंसिल नहीं करेगा, ये दोनों कैंसिल नहीं करेगा, ठीक है। अब निकाल लेते हैं इसके कारण, इसका तो निकल गया, इसका तो पता है 0 होगा, इसका पता है 0 होगा, इसका और इसका सेम ही आएगा, कितना आएगा। तो जरा देखो इस वायर को देखो, यहां से यहां तक का जो वायर है इसको देखो, या यहां से यहां तक के वायर को देखो, तो एक एंड पे ये 45 डिग्री बना रहा है और दूसरे एंड पे 0 बना रहा है। अगर हम इसके साथ नॉर्मल के साथ अगर हम एंगल लें, इस तरह से लें जैसे हमने किया था, इसके साथ और इसके साथ, समझ रहे हो ना, हम ये और ये एंगल ले, तो ये जो है एंगल इस पॉइंट से, और तुम इस सेक्शन स्ट्रेट सेक्शन को जोड़ दो, इस पॉइंट को यहां से जोड़ दो, ये एंगल है 0, ये एंगल है 0 और ये एंगल है 45 डिग्री। और इस केस हमारा फॉर्मूला क्या था, sin A प्लस sin B। तो यहाँ पे इसके कारण जो फील्ड होगा दैट इज गोइंग टू बिकम B2 इज इक्वल टू, या B3 इज इक्वल टू μ0I बाय 4 पाई, μ0I बाय 4 पाई D। D कितना है, डिस्टेंस कितना है B, डिस्टेंस इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस है B, इनटू sin 45 डिग्री प्लस sin 0 डिग्री, sin 45 डिग्री प्लस sin 0 डिग्री। और इसका डायरेक्शन जो है, इसका डायरेक्शन डॉट यानी तुम्हारी तरफ ही होगा, वही इसका भी है, तो इसी को 2 टाइम्स कर देना है, यही B2 भी होगा। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O आएगा μ0 3 μ0I बाय 8a, 3 μ0I बाय 8a प्लस ये जाएगा μ0I बाय 4 पाई b इंटू 1 बाय √2 का 2 टाइम्स, और डायरेक्शन होगा डॉट, और डायरेक्शन होगा डॉट। कोई डाउट, कोई डाउट? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हमारे पास एक वायर है, हमारे पास एक वायर था, ठीक है, जिसकी टोटल लेंथ थी, हमारे पास एक वायर था जिसकी टोटल लेंथ थी L।
उसको हमने एक रेगुलर पॉलीगन में बेंड कर दिया। हमने उसको क्या किया, एक रेगुलर पॉलीगन में बेंड कर दिया। हमने उसको एक रेगुलर पॉलीगन के शेप में बेंड कर दिया। हम जानना चाहते, उसमें करंट लूप में घुमा दिया आई। हम जानना चाहते हैं उसके सेंटर पे फील्ड कितना होगा। समझो, ये हमारा एक रेगुलर पॉलीगन है, कितने भी साइड का पॉसिबल है। ये हमारा एक रेगुलर पॉलीगन है, हेक्सागन बनाए हैं लेकिन रेगुलर पॉलीगन है। समझो, ये हमारा एक रेगुलर पॉलीगन। मेरे पास एक वायर था, ए वायर ऑफ लेंथ L, a wire of length L is equal to 2 pi r, where r is some value, कुछ हो सकता है, एक r है, L उसकी लेंथ है, उसको हम 2 pi से डिवाइड कर देंगे, कोई वैल्यू आएगा। is bend in the form of a regular polygon of n sides, a regular polygon of n sides, and current is circulated. Find magnetic field B at its center. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी एट इट्स सेंटर। तो समझो ये एक तुम्हारा रेगुलर पॉलीगन है। हम सिर्फ हेक्सागन बना रहे हैं, लेकिन ये किसी भी साइड का हो सकता है, नंबर ऑफ साइड कुछ भी हो सकते हैं। हमको इसके सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमको इसके सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो हम कह रहे हैं, मान लेते हैं कि इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था आई। मान लेते हैं करंट फ्लो कर रहा था आई, ठीक। हमको यहां फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके कारण फील्ड निकाल लेते हैं। जो इसके कारण फील्ड होगा वही इसके कारण, वही इसके कारण, वही इसके कारण, सबके कारण फील्ड सेम होगा। जो इसके कारण फील्ड होगा, देखो डॉट, तो इसके कारण भी डॉट, इसके कारण भी डॉट, सबका फील्ड सेम होगा। तो इसको जरा हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। हम जानना चाहते हैं कि फील्ड कितना होगा। हम क्या करते हैं, यहां से ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर। हम कहते हैं, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो हम जानते हैं यहां पर फील्ड क्या होगा, इसके कारण। तो फील्ड ड्यू टू वन होगा, फील्ड ड्यू टू वन वायर, दैट इज गोइंग टू बिकम म्यू नॉट आई, स्ट्रेट वायर है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ये डिस्टेंस है d, 4 पाई d साइन थीटा प्लस साइन थीटा, 2 साइन थीटा। और किस फॉर्म में होगा, डॉट के फॉर्म में होगा। ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक वायर। समझो, म्यू नॉट आई, करंट कितना है आई, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, ये है डी डिस्टेंस, इस पॉइंट ओ का डिस्टेंस। स्ट्रेट वायर में यहां पर लेते हैं 2 साइन थीटा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, 2 साइन थीटा। ये हो गया एक के कारण, एक वायर के कारण। एन वायर्स हैं, ऐसे ऐसे एन वायर्स हैं, इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा फील्ड, ये हो जाएगा फील्ड। यहां नेट फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई बाय 4 पाई डी, 2 साइन थीटा का एन टाइम्स, ठीक। इसको लिख दो, म्यू नॉट आई, ये 2 तो हो जाएगा 2 पाई डी इंटू एन साइन थीटा, ठीक है। अब हमको डी निकालना है। अब हमको क्या निकालना है, डी निकालना है, और अब हमको डी निकालना है और थीटा निकालना है। हमको डी और थीटा निकालना है। सबसे पहले थीटा देखो, तुम जानते हो ये एक साइड जो है ये 2 थीटा हो जाएगा। तुम जानते हो ये 2 थीटा कितना हो जाएगा, एक साइड इस पूरे एंगल को, इस पूरे 2 पाई को हर साइड इक्वल ले रहा है। तो ये साइड कितना लिया, 2 थीटा, तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 2 पाई बाय एन हो जाएगा। बताओ, ये पूरा जो एंगल है 360 डिग्री 2 पाई, ये अगर 2 थीटा लिया तो ये भी कितना लेगा 2 थीटा, ये भी कितना लेगा 2 थीटा। 2 थीटा को n से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई आएगा, 2 थीटा को n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई आएगा। तो ये आ जाएगा थीटा 2 पाई बाय, तो यहां से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय एन। तो तुम यहां लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ साइन पाई बाय एन। कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय एन, ठीक है। अब बचा डी, डी कैसे निकालेंगे, ये देखो डी कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं इसकी टोटल लेंथ कितनी थी, एल, इसकी टोटल लेंथ कितनी थी, एल।
जिसको हमने 2 पाई आर से लिखा है ताकि हम इसको एक लिमिटिंग केस में सर्किल बना सकें। सर्किल इज ए पॉलीगन हुज नंबर ऑफ साइड्स टेंड्स टू इंफिनिटी। सर्किल इज ए रेगुलर पॉलीगन जिसकी नंबर ऑफ साइड टेंडिंग टू इंफिनिटी होती है। जब इसमें हम लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी तो मेरा वही आंसर आना चाहिए जो हमारा सर्किल के केस में आता है, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो देखते हैं, मान लेते ये कोई डिस्टेंस है यार, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका लेंथ होगा, जो ये लेंथ होगा, ये कितना होगा पहले से बताओ। ये लेंथ हो जाएगा L बाय N। क्यों होगा? टोटल लेंथ L है, टोटल लेंथ वायर की L है, उसको तुमने N इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हर पार्ट का लेंथ होगा L बाय N। L बाय N, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा सो बताओ। दिस लेंथ इज गोइंग टू बिकम, दिस लेंथ इज गोइंग टू बिकम, तो चलो इसको एक काम करते हैं, 2 पाई इंटू ये हो गया L बाय N, तो ये हो जाएगा L बाय 2N। क्या हो जाएगा ये L बाय 2N। क्यों? L बाय N का हाफ, L बाय N का हाफ कितना होगा L बाय 2N। तो जरा हम इस ट्राइंगल में, जरा हम इस ट्राइंगल में थीटा के टर्म में D निकाल लेते हैं। तो tan थीटा यहां से कितना है बताओ, यहां से tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू L बाय 2N, L बाय 2N डिवाइडेड बाय D। यहां से आएगा तुम्हारा D इज इक्वल टू L बाय 2N कॉट थीटा। तो डाल दो यहां L बाय 2N कॉट थीटा। थीटा तुमको पता है, थीटा था पाई बाय N। तो तुम ठीक है ना? हाँ ठीक है। सो दैट वुड बिकम पाई, ये से ये कट जाएगा, आएगा म्यू नॉट आई एन स्क्वायर बाय पाई, म्यू नॉट आई एन स्क्वायर बाय पाई। ये हो जाएगा बताओ म्यू नॉट आई एन स्क्वायर बाय पाई, ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा साइन पाई बाय N, और ये हो जाएगा tan पाई बाय N, और नीचे कितना होगा जी L होगा। ये होगा ना, यही होगा। अब हम L को लिख सकते हैं क्या, हम L को तो क्या बोले हैं 2 पाई आर, मान लो इसको लिख देते हैं 2 पाई, हम इसको L के टर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं 2 पाई आर। हाँ 2 पाई आर, ठीक है। ये हो गया वैल्यू। अब ये बताओ, अगर हम नंबर ऑफ साइड टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि, क्या हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाय 2r निकाल दो, म्यू नॉट आई बाय 2r निकाल दो और लिख दो साइन पाई बाय n, साइन पाई बाय n बाय पाई बाय n। यहां 2 पाई है ना, एक n को यहां साइन पाई बाय n डिवाइडेड बाय एक पाई ले लिए और एक n ले लिए प्लस इनटू tan पाई बाय n बाय पाई बाय n। देखो म्यू नॉट आई 2r, म्यू नॉट आई निकाल दिए, 2r निकाल दिए, यहां से साइन पाई बाय n tan पाई बाय n था ही, साइन पाई बाय n के नीचे एक पाई एक n और tan पाई बाय n के नीचे एक पाई एक n। अगर हम यहाँ लिमिट लगा दें, क्या लगा दें, अगर हम यहाँ लिमिट लगा दें n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या लगा दें हम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मींस लिमिट पाई बाय n टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये कितना आएगा, ये वही था जो तुम्हारा सर्कल के केस में था। अगर यहाँ लिमिट लगा दें n टेंड्स टू इंफिनिटी तो ये हो जाएगा 1 पूरा, साइन थीटा बाय थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, tan थीटा बाय थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, 1 into 1, ये होगा म्यू नॉट आई बाय 2r। इसका मतलब है कि सर्किल इज ए स्पेशल केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो वही आंसर निकल रहा है, वही आंसर निकल रहा है, कोई डाउट? निकलना भी चाहिए था, निकलना भी चाहिए था, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाता। ठीक है, अब देखो
अगला क्वेश्चन, हमारे पास एक स्पाइरल है, क्या है, स्पाइरल है, और हमें उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे। तुमको बताए थे लास्ट क्लास में, इसके पहले जब स्पाइरल आया था कई बार आएगा, 4-5 बार स्पाइरल अभी आएगा, EMI में आएगा, सब जगह आएगा, ठीक है। हमारे पास एक स्पाइरल इस तरह से है, ये वो टाइट स्पाइरल है, रिबन जैसे होता है, रिबन, इस तरह स्पाइरल है। इनर रेडियस है A, आउटर रेडियस है B, ये टाइटली वुंड है, टाइटली वुंड है, ठीक है। और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। आपको यहां पे फील्ड निकालना है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है N, ये स्पाइरल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज N। हमने इसका पहले क्या निकाला था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाला था, हमने पहले इसका क्या निकाला था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाला था, ठीक है। आज हम इसका क्या निकाल रहे हैं, इसके कारण फील्ड निकाल रहे हैं सेंटर पे। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N है, इनर रेडियस है A और आउटर है B। हमको इसके सेंटर में फील्ड निकालना है। फाइंड फील्ड कैरीज करंट I, कैरीज करंट I, फाइंड फील्ड एट इट्स सेंटर, फील्ड एट इट्स सेंटर। तो जो पहले किए थे वही करेंगे। क्या करेंगे, हम यहां से किसी डिस्टेंस, हम यहां से किसी डिस्टेंस R पे जाएंगे, एक सर्कल बना लेंगे, एक सर्कल बना लेंगे ऐसे करके। फिर हम R प्लस dr पे जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम R प्लस dr पे जाएंगे। पहले हम R पे जाएंगे, सर्कल बनाएंगे, और फिर R प्लस dr पे जाएंगे, और हम R और R प्लस dr के बीच में एक थिकनेस कट कर लेंगे। इस थिकनेस में कुछ रिंग होगा, हो सकता है कंप्लीट रिंग हो सकता है फ्रैक्शनल रिंग हो सकता है कि इस थिकनेस में एक रिंग हो और 1.6 रिंग हो, तो कोई दिक्कत नहीं, 1.6 रिंग भी अपना फील्ड तो देगा सेंटर पे, क्योंकि हम देख चुके हैं रिंग का अगर एक सेक्टर भी है वो फील्ड देता है उसी प्रोपोर्शन में, उसी फ्रैक्शन में जो सेक्टर का एंगल वहां सबटेंडेड है। तो ये कोई भी है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा हो या जो आ रहा हो, इसमें जो टर्न आ रहे हैं इसमें कितना टर्न होगा समझो। अगर थिकनेस और नंबर ऑफ टर्न्स, अगर तुम देखो यहां से लेके यहां तक का थिकनेस पूरा कर दो, तो जब B माइनस A थिकनेस होता है तो नंबर ऑफ टर्न्स होता है N। यूनिट थिकनेस में होगा N बाई B माइनस A। रेडियली जब तुम यूनिट डिस्टेंस जाओगे इतना टर्न मिलेगा, इतना टर्न मिलेगा। इसीलिए जब तुम R से dr तक गए हो तो नंबर ऑफ टर्न्स मिलेगा N बाई B माइनस A dr। इतना नंबर ऑफ टर्न्स इस रिंग में है, इतना नंबर ऑफ टर्न्स इस रिंग में है। इसके कारण फील्ड क्या होगा सेंटर पे, dV होगा। एक रिंग के कारण फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट I बाई 2r। एक रिंग के कारण फील्ड होता है सेंटर पे म्यू नॉट I बाई 2r। इसको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देना है। इस रेडियस का कितना टर्न्स है, N बाई B माइनस A dr। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह घूम रहा है तो डॉट के फॉर्म में होगा। अब तुमको क्या करना है, पूरा फील्ड निकालना है, तो क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो B हो जाएगा, बताओ, म्यू नॉट I N बाहर, B माइनस A बाहर, म्यू नॉट I N बाहर, B माइनस A बाहर, 2 बाहर, dr बाय r, A से B, म्यू नॉट I N बाय 2 टाइम्स ऑफ B माइनस A ln B by A। This is the magnetic field at the center. This is the magnetic field at the center. कोई डाउट, कोई डाउट? ठीक है, अगला। आज का क्लास हम पूरा सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे देंगे, मतलब क्वेश्चन ही हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, सारे केसेस जितने होते हैं, क्योंकि अगली क्लास में मुझे एम्पियर्स लॉ स्टार्ट करना है। अगली क्लास मुझे एम्पियर्स लॉ स्टार्ट करना है, बायट-सावर्ट लॉ का ये हो गया है,
बायट-सैवर्ट लॉ का खत्म हो गया। अब मुझे इसमें सारे इलस्ट्रेशन बोर्ड पे पुट फॉरवर्ड कर देने हैं। अब देखो उस तरह से तुम्हारे पास क्वेश्चंस ये भी पॉसिबल हैं इस टाइप के। अब एक बड़ा स्पेशल सा चीज होता है, क्या होता है कि मान लो ये एक रिंग है मेरे पास ये एक कंडक्टिंग रिंग है, ये एक रिंग है, ठीक है, ये मान लो रिंग है और ये इसका सेंटर है। हम क्या कह रहे हैं, ये इसका सेंटर है। अगर एक वायर से करंट ऐसे आए, आई, तो जब ये यहां पर आएगा तो इसको ये दो रास्ते मिलेंगे, तो ये करंट बढ़ जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा और कुछ इधर चला जाएगा। इधर चला जाएगा I1, इधर चला जाएगा I2। अब ये करंट फिर ऐसे घूम के आएगा I2 और ये यहां से घूम के जाएगा I1 और फिर दोनों मिल जाएगा। और मान लो मिलने के बाद फिर ये दोनों रेडियली ही निकल गए, रेडियली आए यहां बटे, फिर दोनों मिले और फिर रेडियली निकल गए। हमको प्रूव करना है, ये किसी भी तरह से इसको ज्वाइन कर दो, ये थीटा कुछ भी हो, यहां फील्ड जीरो होगा, मतलब ये जो वायर है और ये जो वायर है, समझो ये जो वायर है और ये जो वायर है, ये पार्ट और ये पार्ट, यहां पे देखो करंट यहां ज्यादा होगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम आएगा। करंट यहां इस पार्ट में ज्यादा होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। करंट ज्यादा है लेकिन एंगल भी तो कम है, यहाँ करंट कम है बट एंगल ज्यादा, दोनों कंपनसेट कर जाता है, यहाँ नेट फील्ड जीरो आता है। हमको प्रूव करना है। और ये तो रेडियल हम इसलिए लिए हैं कि इन दोनों का भी जीरो हो जाए। अगर ये रेडियल ना होता, ऐसे होता और इस तरह से निकलता तो ये दोनों फील्ड क्रिएट करता, बट ये तब भी नहीं करता। ये दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा, यहाँ फील्ड हमेशा जीरो आएगा। कैसे होगा देखो, हम कह रहे हैं कि 1 के कारण यहाँ फील्ड कितना होगा, B1 कितना होगा, B1 होगा म्यू नॉट I1, मान लो इसकी रेडियस है R, म्यू नॉट I/2R। ये क्या होता है, ये होता है फील्ड ड्यू टू कंप्लीट वायर, बट इसमें तो हमको सिर्फ थीटा ही मिल रहा है ना, सो θ/2π। और डायरेक्शन क्या होगा, डॉट। करंट इस तरह से है, तुमको दिख रहा है एंटी क्लॉक, ये होगा डॉट। B2 क्या होगा, म्यू नॉट I2/2R, म्यू नॉट I2/2। और ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये जो सर्कल है इसका आर कितना सबटेंड कर रहा है, तो ये है 2π - 2θ, 2π - θ/2π। ये फ्रैक्शन होगा, टोटल फील्ड का ये फ्रैक्शन होगा। और ये होगा क्रॉस के फॉर्म में, ये था डॉट के फॉर्म में, ये होगा क्रॉस के फॉर्म में। दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो, मीन्स दोनों को सुपर इम्पोज कर दो। तो हम देखते हैं, तो नेट फील्ड हो जाएगा। पहले हम देखते हैं अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो फील्ड कैंसिल हो जाएगा। तो ये बताओ B1/B2 ले लो, देखते हैं कितना होगा। ये कट गया, रेडियस सेम है, ये कट गया, आएगा I1 इंटू थीटा बाय I2 इंटू 2π - थीटा होगा, I1 इंटू थीटा बाय I2 इंटू दिस। अगर इस वायर की रेसिस्टेंस, इफ रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, रेसिस्टेंस ऑफ रिंग पर यूनिट लेंथ, हम इसको रो L/A भी लिख सकते हैं, रो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय ए, बट रो तो कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सब जगह सेम है। इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है। ये जो पार्ट है रेसिस्टेंस, इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है। बेसिक फर्क तो लेंथ का ही है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रिंग पर यूनिट लेंथ इज सपोज लैम्डा, अगर रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ ऑफ दिस रिंग पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। हम इसको लैम्डा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, हम इसको ऊपर नीचे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रेडियस से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बताओ व्हाट इज R इंटू थीटा, व्हाट इज रेडियस इंटू थीटा। ये हो गया इसका आर्क लेंथ,
इसका आर्क लेंथ है रेडियस इंटू थीटा और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इसका है लैम्डा, तो ये पूरा हो गया रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R1 ये हो गया I1 R1। ऊपर वाला क्या हो गया देखो, ये इंटू ये हो गया टोटल लेंथ और ये है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये तीनों मिलके हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द लोअर सेक्शन डिवाइडेड बाय, यहां देखो यहां पर लेंथ ऑफ द आर्क, ये पूरा लेंथ ऑफ द आर्क होगा रेडियस इंटू दिस, रेडियस इंटू दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस आर्क, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज दिस, ये हो जाएगा R2, ये टोटल मिलकर हो जाएगा R2, ये है I2 R2। बट तुम जानते हो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, क्योंकि ये और ये पाथ, ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, इसीलिए I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 है, तो ये रेशियो होगा 1। यानी जितना फील्ड, यानी ये और ये इक्वल है, रेशियो 1 होने का मतलब क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए यहाँ नेट फील्ड क्या आएगा 0, यहाँ नेट फील्ड क्या आएगा 0। यही तब होगा, समझो यही तब होगा और ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर शेप का है और तुमने क्या किया है, यहां से सेंट्रॉइड इसका ये है, एक करंट ऐसे आया, एक करंट ऐसे आया और फिर ये करंट ऐसे निकल गया, करंट ऐसे आया यहां से बट गया और फिर यहां से निकल गया, फिर से फील्ड 0 आएगा, इस सेंट्रॉइड पे फील्ड 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, इसका रेजिस्टेंस अगर R होगा, इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना होगा 3R होगा, इसका रेजिस्टेंस, इस पाथ का रेजिस्टेंस R होगा, इसका R, इसका R, इसका R कितना होगा 3R होगा। इसीलिए अगर करंट इसमें आई जाएगा, अगर करंट इसमें जाएगा कितना 3I/4 और इसमें करंट कितना जाएगा I/3, समझ रहे हो, इनवर्स रेशियो डिवाइड, जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा है उधर करंट कम जाएगा। एक मिनट, I/4 यहां जाएगा I/4 और यहां आएगा 3I/4, समझ रहे हो। अब सोचो ये अकेला फील्ड क्रिएट करेगा, इसका फील्ड में आएगा 1, इसके फील्ड में एक बार लोगे, एंगल तो सब में सेम ही है, एंगल तो सब में सेम ही है, इसमें तुम एक बार फील्ड लोगे लेकिन करंट लोगे 3 टाइम्स, इसमें तुम 3 बार फील्ड लोगे लेकिन करंट लोगे इसका 1/3। यहां पे करंट होगा 3 टाइम्स ऑफ I/4 और लोगे एक बार, इनमें क्रॉस में करंट होगा I/4 बट लोगे 3 टाइम्स, तो कैंसिल हो जाएगा। अब समझ लो कभी भी कोई रेगुलर पॉलीगन हो, ये भी रेगुलर पॉलीगन ही था जिसका साइड इनफाइनाइट था, ये भी रेगुलर पॉलीगन हो, कभी भी कोई रेगुलर पॉलीगन हो चाहे उसमें कितने भी साइड हो, उसमें किसी एक वर्टेक्स पे अगर करंट आएगा और किसी भी दूसरे वर्टेक्स से निकल जाएगा, तो उस पूरे लूप में जितना करंट है इधर और इधर, एक क्लॉकवाइज चलेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, मिलके चला जाएगा, दोनों कारण उसके सेंट्रॉइड पे नेट फील्ड 0 आता है। फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन सर्किल ऑल्सो ए रेगुलर, किसी वर्टेक्स से एंटर करे और किसी वर्टेक्स से निकले, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है कि उसके सेंट्रॉइड पे फील्ड हमेशा 0 आता है। कोई डाउट नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, ये इनफाइनाइट से आया, इनफाइनाइट को गया, ये करंट है। प्रूव करो हमको यहां पे फील्ड निकालते हैं, कितना आता है यहाँ फील्ड, यहाँ जो भी फील्ड आता है d डिस्टेंस पे, इसका 50% फील्ड
सिर्फ वो सेक्शन क्रिएट कर रहा है जो यहां से अगर हम ऐसे ले लें एक वायर और ऐसे ले लें, हम यहां से ऐसा टुकड़ा ले लें वायर का, समझो हम यहां एक टुकड़ा वायर का ले लें जो ये कितना बना रहा है 30 डिग्री और ये बना रहा है 30 डिग्री। इसका नाम P दे दो, इसका Q दे दो। यहां जितना फील्ड बन रहा है उसमें PQ 50% बना रहा है, बाकी इंफिनिटी तक का बाकी 50 बना रहा है। सो प्रूव करना है दैट फील्ड एट O out of net field at O 50% or half is created by section PQ। यहां एक छोटा सा टुकड़ा जितना फील्ड बना रहा है बाकी इनफाइनाइट का मिल के उतना ही बना रहा है, या यूं कहो कि जितना फील्ड यहां बन रहा है उसका 50% सिर्फ यहां से बन रहा है। कैसे करोगे? तुम जानते हो जब तुम B लेते हो इंफिनिटी टू इंफिनिटी तो लिखते हो म्यू नॉट I बाय 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90। क्या चीज? अच्छा कट रहा है। अच्छा तुम लेते हो साइन 90 प्लस साइन 90, तुम लेते हो साइन 90 प्लस साइन 90। अगर तुम इंफिनिटी तक लोगे, कहां तक? इंफिनिटी तक, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन अगर तुम B लेते हो P2Q और तुम B लेते हो P2Q तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 4 पाई डी साइन 30 प्लस साइन 30। तो देखो ये 1 प्लस 1 2 है, ये 1/2 प्लस 1/2 कितना है 1 है, ये ब्रैकेट 2 ये ब्रैकेट 1, बाकी चीज कॉमन है, यानी 50% यहां पे ये क्रिएट करता है। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट? अब देखो अब अगर हम बात करें इसकी किसकी, अब अगर हम बात करते हैं कि हमसे क्वेश्चन इस तरह से मान लो पूछा गया तो क्या करेंगे? ये एक वायर है, यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक, इस पार्ट के लिए हम फील्ड निकालना चाह रहे हैं। ये एक वायर है जो इस तरह से, ये डिस्टेंस है D, ये A से स्टार्ट होके या P से स्टार्ट होके Q तक गया है, ये करंट है I। इसको अगर ज्वाइन कर दो यहां से और इसको अगर ज्वाइन कर दो यहां से, समझ लो यहां से यहां तक वायर है, ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री, ये दिया हुआ है 53 डिग्री। यहाँ फील्ड कितना होगा, कैसे निकालेंगे? यहाँ फील्ड कैसे निकालेंगे? अभी तक हम जब भी लेते थे क्या होता था, ये जो परपेंडिकुलर होता था उसमें एक उस साइड होता था एक इस साइड होता था। अभी तक हम जब भी कोई क्वेश्चन ले रहे थे हम क्या करते थे, एक एंगल इधर लेते थे अल्फा और एक लेते थे बीटा, याद है ना? हम यहाँ पे जब भी लेते थे क्या लेते थे, एक नीचे अल्फा ऊपर बीटा। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया था माइनस अल्फा से लेके प्लस बीटा तक, हमने इसको इंटीग्रेट किया था माइनस अल्फा से प्लस बीटा। तो ये था अल्फा, ये था बीटा। हमारे फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट I बाय 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब क्या करेंगे, अब क्या करो, इसको तो मान लो यहां पे क्या करो, इस केस में जब दोनों एक साइड ही है, तो दो तरीके तो है बस। पहला तरीका है कि बीटा तो हो गया 53 डिग्री, अल्फा हो जाएगा माइनस 37 डिग्री। बीटा हो गया 53 डिग्री क्योंकि ये इस साइड है, एक एंगल इस साइड है 53 डिग्री, और एक इसको रहना चाहिए था नीचे इस फॉर्मूले में, बट ये है ऊपर, तो माइनस 37 मान लो। तो उस केस में तुम्हारा आंसर क्या आएगा, इस मेथड से जाओ तो क्या आएगा आंसर, बी आएगा म्यू नॉट I बाय 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा मीन्स साइन 53 डिग्री
माइनस साइन 37 डिग्री। तुम निकाल सकते हो, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, तुम यहां से यहां तक एक वायर डाल दो, तुम यहां से यहां तक एक वायर डाल दो। अब क्या करो, पहले इसका नाम दे दो S, पहले SQ के कारण फील्ड निकाल लो, पहले SQ के कारण फील्ड निकाल लो और फिर SP के कारण निकाल के माइनस कर दो। दूसरा तरीका यह है तुम्हारे पास कि तुम फील्ड ड्यू टू तुम इस तरह से करो, तुम दूसरे तरीके में क्या करो कि फील्ड ड्यू टू SQ माइनस फील्ड ड्यू टू SP, S से Q तक का निकाल लो, उसमें इसका कंट्रीब्यूशन माइनस कर दो, तो उस केस में तुम जानते हो क्या होगा, एक एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा, जीरो हो जाएगा। अल्फा क्या हो जाएगा बताओ, जीरो, क्योंकि ये इसके ठीक S के सामने है, तो इस साइड जो एंगल बनता नीचे वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऊपर में सिर्फ है, तो एक बार क्या लिखोगे, इसको लिखोगे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन 0 प्लस साइन 53 डिग्री। ये किसके लिए, S से Q तक के लिए, एक 0 और एक है 53। जब यहां से यहां तक कर लोगे तो क्या करोगे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन 0 प्लस साइन 53 डिग्री, साइन 37 डिग्री होगा ना। दोनों को माइनस कर दो, तो अल्टीमेटली ये तो किसी काम का है नहीं, ये साइन 53 माइनस साइन 37 ही आएगा। ठीक है, कोई डाउट? अगला देखो, अगला केस ये है कि तुम्हारे पास ये पूछा गया है तुमसे कि, अगला केस तुमसे ये पूछा गया है कि मान लो कि इस टाइप से है, कौन सा लिए थे क्वेश्चन, हाँ, अगला क्वेश्चन तुमसे ये पूछा गया है, मान लेते हैं कि ये करंट है जो कि एक एंगल बना रहा है, ये इंफिनिटी से आ रहा है, ये इंफिनिटी से आ रहा है और इंफिनिटी पे जा रहा है। इसके एंगल बाइसेक्टर पे, इसके एंगल बाइसेक्टर पे किसी डिस्टेंस D पे या R पे तुमको फील्ड निकालना है। ये एंगल है θ/2, ये एंगल भी है θ/2, तुमको यहां फील्ड निकालना है। ठीक, ये एक कोण बना, ये क्या वर्ड बोलेंगे, ये एक एंगल बना रहा है, ऐसे आया वायर, शार्प बेंड लिया, इधर चला गया, इंफिनिटी से आया, इंफिनिटी को चला गया। तुमको इस पॉइंट पे, इसके एंगल बाइसेक्टर पे, वर्टेक्स से डिस्टेंस R पे फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो पहले तो ये देखते हैं, इसकी वजह से यहां फील्ड क्या होगा, डॉट, और इसकी वजह से इधर होगा क्रॉस, इधर होगा डॉट, इसकी वजह से भी डॉट ही होगा। इसकी वजह से ऊपर में है, इसके इस वायर के ऊपर में है तो डॉट होगा। इसके जो है वजह से इधर क्रॉस होगा, इधर क्या होगा, डॉट होगा, ये डॉट होगा, तो डॉट और डॉट डॉट होगा। तो दोनों को ऐड करना है। हम जानते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो किसी एक का निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, यहां से ड्रॉप करते हैं एक परपेंडिकुलर, या यहां से ड्रॉप कर सकते हैं। ये हमको चाहिए D, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, D। ये एंगल है, मान लेते हैं अल्फा, एक साइड एंगल है अल्फा और एक साइड जो इनफाइनाइट पे जब ये जाएगा, ये एंगल कितना होगा, बीटा। तुम जानते हो बीटा कितना है, 90 डिग्री। इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट पे जब जाएगा, बढ़ते जाएगा, ये एंगल बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा। अल्फा कितना हो जाएगा बताओ, अल्फा जो है ये हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस θ/2। तो जरा देख लेते हैं, हम B निकाल सकते हैं। B वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई D
साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसका 2 टाइम्स, क्योंकि इसके लिए वही होगा, इसके लिए वही होगा, दोनों का 2 टाइम्स कर देंगे। ये हो जाएगा b इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, d का मतलब है r साइन थीटा बाय 2 हो जाएगा। बताओ इस ट्राइंगल में ये r है, ये थीटा बाय 2, ये हो जाएगा r साइन थीटा बाय 2। साइन अल्फा का मतलब है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2, प्लस साइन बीटा का मतलब है साइन 90 डिग्री। दैट वुड बिकम इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2, सही है ना, बाय साइन थीटा बाय 2। इसको लिख सकते हो म्यू नॉट आई बाय 2r, 2 पाई आर। 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 मीन्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 4 कॉस थीटा बाय 4, 2 साइन थीटा बाय 4 कॉस थीटा बाय 4। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, कॉस से कॉस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ? कॉट थीटा बाय 4। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या कहीं ऐसा नहीं कि गलत है। तो याद रखना अगर ये कोण बना हुआ है, एंगल है अल्फा और इसके वर्टेक्स से डिस्टेंस आर पे हम फील्ड निकाल रहे हैं, और हम इस कोण को के एंगल को बढ़ाते जाएं और इस थीटा को अगर हम बढ़ाते जाएं, थीटा को और बढ़ाते 180 कर दें तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। यानी अगर ये थीटा बाय 2 90 डिग्री होता, अगर थीटा 180 डिग्री होता तो ये क्या बन जाता? स्ट्रेट वायर। क्या ये अगर हम इसको इस तरह से बेंड करते जाएं, इस थीटा को बढ़ाते जाएं, क्या ये स्ट्रेट वायर नहीं बन जाएगा? और इसको बढ़ाते जाएं थीटा बन जाएगा स्ट्रेट वायर। यानी अगर इस पूरे थीटा को और हम क्या रख दें 180 डिग्री, तो आंसर आना चाहिए वही जो स्ट्रेट वायर में आता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। जरा यहाँ रखो 180 डिग्री, यहाँ रखेंगे 180, कॉट 180 बाय 4 मीन्स कॉट 45 डिग्री 1, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर आ रहा है, तो सही हो सकता है, नहीं तो गलत होता। बिकॉज स्ट्रेट लाइन ये स्पेशल केस ऑफ एंगल, इस एंगल का एक स्पेशल केस है स्ट्रेट लाइन, जहां एंगल क्या बन रहा है 180 डिग्री। कर सकते हैं, आ जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, हमने ये भी ले लिया। नाउ वी आर कमिंग टू हमारे पास स्ट्रेट वायर का, हमको इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फील्ड पता है। हम जानते हैं अगर इन्फाइनेटली लॉन्ग, हम जानते हैं फील्ड ड्यू टू एन इन्फाइनेटली लॉन्ग करंट वायर, स्ट्रेट वायर, वो हम जानते हैं कितना होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी होता है, ठीक है ना। और वो डायरेक्शन ऐसे होता है, थंब के डायरेक्शन में करंट लोगे तो सर्कल के डायरेक्शन ये आएगा। अब जरा इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ चीजें इस फैक्ट पे बेस्ड। पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये करंट एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरी वायर
तुम्हारी तरफ है, ये है आई। ये क्या है, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट आई along z एक्सिस। समझ रहे हो, ये करंट अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग तुम्हारी तरफ, ठीक है। तो किसी पॉइंट x, y, z पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लिखो वेक्टर फॉर्म में, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लिखो वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। किसी कोऑर्डिनेट x, y, z पे इसकी हमको लिखनी है मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्म में। तो समझ रहे हो तुम, ये करंट इस तरह से आ रहा है, ये करंट इस तरह से आ रहा है तुम्हारी तरफ, ये जो करंट है तुम्हारी तरफ इस तरह से मूव कर रहा है, पीछे से आ रहा है इनफाइनाइट से और तुम्हारी तरफ आ रहा है। तो तुम जानते हो, अगर तुम इसको इस तरह से देखोगे, ये कुछ ऐसा फील्ड बना रहा होगा, ये कुछ हर जगह पे, ये क्या है, इसको सेंटर मान के फील्ड बना रहा होगा इस तरह से, तुमको इसका वो निकालना है। तो तुम जानते हो कि ये जो फील्ड बनाएगा वो सर्कुलर फील्ड बनाएगा, जिसका सेंटर लाई करेगा, ये जो फील्ड बनाएगा ये सर्कुलर फील्ड बनाएगा जिसका सेंटर इस एक्सिस पे लाई करता है। अगर करंट तुम्हारी तरफ है, ये इस तरह से बनेगा फील्ड लाइन, इसका सेंटर, अगर हम यहां पे, अगर ये जेड एक्सिस है, अगर हम यहां बना रहे हैं तो ऐसे बनेगा, अगर हम यहां बना रहे हैं ऐसे बनेगा, यहां बना रहे हैं ऐसे बनेगा, यहां बना रहे हैं ऐसे बनेगा, सर्कल सब बनेगा, लेकिन सबका सेंटर जो है अलग अलग होगा। इस सेंटर, सबका सेंटर जेड एक्सिस पे होगा, यानी वो सर्कल जो बनेगा वो किसके पैरेलल बनेगा, कौन से प्लेन में बनेगा, कौन से प्लेन के पैरेलल बनेगा, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल बनेगा। अगर जेड एक्सिस इस तरह से है तो चाहे वो सर्कल यहां बने, चाहे वो सर्कल यहां बने, चाहे वो सर्कल यहां बने, बट वो बनेगा जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन में। तो समझो, इस पॉइंट पे तुम जानते हो फील्ड बनेगा टेंजेंशियल। हम पोलर कोऑर्डिनेट में बताए थे कि हमेशा सर्कल के केस में दो ही डायरेक्शन होता है, रेडियल या टेंजेंशियल, और कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तुमको इसका मैग्नीट्यूड पता है, अगर ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो देखो ये हो जाएगा थीटा, दिस प्लस दिस 90, दिस ये हो जाएगा थीटा। तो तुम इस b को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आएगा b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा जे कैप। इसका जो वेक्टर बनेगा उसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा लेफ्ट मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा माइनस आई कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा जे कैप। ये हो जाएगा b इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड तुमको पता है, मैग्नीट्यूड पता है क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। म्यू नॉट आई इस एक्सिस से दूरी इसकी कितनी है r, 2 पाई आर। ये होगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये तो हो गया पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म में, मींस रेडियस, डिस्टेंस और डायरेक्शन के टर्म में। ये हो गया किसके टर्म में, डिस्टेंस आर पे इन द डायरेक्शन थीटा, डिस्टेंस आर इन द डायरेक्शन थीटा। लेकिन अगर तुम इसको लिखना चाहते हो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में, तो होगा ये म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, ये आर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये जो होगा साइन थीटा, देखो साइन थीटा, ये डिस्टेंस है y, ये डिस्टेंस है x, और ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो साइन थीटा हो जाएगा माइनस वाई बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप, प्लस ये जो है कॉस थीटा हो जाएगा x बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में, ये है एक्स और वाई के फॉर्म में, और ये है पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा उसी फॉर्म में जवाब लिखोगे। कोई डाउट? कोई डाउट? अब देखो, अब समझो इसको।
हम क्या लेना चाहते हैं। अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है, कैसा, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है दो पैरेलल वायर्स है, समझो दो पैरेलल वायर्स हैं और उनके बीच में फोर्स पूछा गया है। अब देखो, अभी तक जब हमने फर्स्ट चैप्टर लिया था, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और हम क्या करते थे, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स निकालते थे। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना होगा। देखते हैं एसआई सिस्टम में करंट को कैसे डिफाइन किया गया। व्हाट इज द एसआई डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर। एम्पियर का डिफिनीशन क्या होता है, यहीं से आता है। कहां से, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक वायर लिया इस तरह से, मैंने दूसरा वायर लिया, ये दोनों वायर एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों वायर एक दूसरे के पैरेलल है। इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2। मुझसे पूछा गया है फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस वायर। ये वायर क्यों करंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सोचो, जब ये वायर नहीं था तो इसके कारण यहां फील्ड था। जब ये वायर, इसमें हम करंट बाद में दिए हैं, जब ये जो है इस साइड, ये अपने लेफ्ट में डॉट और राइट में क्रॉस, ये अपने लेफ्ट में डॉट और राइट में क्रॉस फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ था। उस फील्ड में, इसके फील्ड में तुमने इसके बनाए हुए फील्ड E1 में, B1 में, इसके बनाए हुए फील्ड B1 में तुमने करंट कैरिंग वायर डाल दिया। जब भी करंट कैरिंग वायर किसी फील्ड में रखा होता है, जब भी करंट कैरिंग वायर किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा होता है, उसके फोर्स लगता है, तो इसके फोर्स लगेगा। सिमिलरली इसके फील्ड में ये रखा है, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते थे, ये Q1 ये Q2 है, Q1 के फील्ड में Q2 रखा हुआ है, या Q2 के फील्ड में Q1 रखा हुआ है। अपने फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं लगाता है खुद पे, दूसरे का फील्ड लगाता है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ड्यू टू फील्ड ऑफ वन, नॉट ड्यू टू इट्स ओन फील्ड। तो हमको इसके फोर्स लगाना है। इनके बीच का डिस्टेंस है D। स्टेप 1 हम किसी एक पे निकाल लेते हैं, क्योंकि फोर्स एक्शन रिएक्शन होता है तो इक्वल फोर्स लगेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। तो हम क्या करते हैं, यहां पहले फील्ड निकालते हैं। लेट अस सपोज फर्स्ट फाइंड फील्ड ऑफ फर्स्ट करंट एट दिस लोकेशन B1। इस पॉइंट पे इसके कारण फील्ड कितना था, ये होता है μ0 I1 by 2 pi d। इसके कारण यहां जो फील्ड होगा, दिस इज द फील्ड ड्यू टू I1 एट दिस पॉइंट। इसके कारण जो फील्ड होगा इस तरह होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, था क्रॉस। इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्रॉस होगा ना। यहां जो इसका फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्रॉस होगा। इसने यहां फील्ड बनाया हुआ था। अब इस फील्ड में I2 रखा हुआ है। अब इस फील्ड में सेकेंड स्टेप, I2 इज प्लेस्ड इन B1। I2 इज प्लेस्ड इन द फील्ड क्रिएटेड बाय 1। तो इस I2 के ऊपर इसका फील्ड फोर्स लगाएगा। कैसे लगाएगा, तुम जानते हो, अगर ये I2 है, अगर ये DL लेंथ ले लो, ये है I2 DL, और यहां फील्ड कितना था B1, यहां फील्ड कितना था B1, और करंट इसका एक टुकड़ा ले लो DL, IDL, I2 DL। तो तुम जानते हो DF होता है IDL क्रॉस B, होगा ना, IDL क्रॉस B। यही था तुम्हारा फॉर्मूला। चार्ज पे होता था QV क्रॉस B, और इस पे होता है, क्योंकि ये करंट एक फील्ड में रखा है। पहले चैप्टर में हमको पता नहीं था फील्ड कहां से आ रहा है, बट अभी तो हम बता सकते हैं, इसका फील्ड हम निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या कहेंगे, हम बोलेंगे ये हो जाएगा DF इज इक्वल टू I2 DL B1 sin 90 डिग्री। क्योंकि DL इस डायरेक्शन में है, B इनवर्ड है, DL इस डायरेक्शन में है और B इनवर्ड है 90 डिग्री। डायरेक्शन क्या होगा, सो देखो, IDL और B, IDL क्रॉस B इधर होगा, DF इधर होगा। सो यू वुड गेट DF by DL फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू I2 इंटू B1 का मतलब है μ0 I1 by 2 pi d, यानी ये हो गया μ0 I1 I2 by 2 pi d। इसको तुम याद कर लो,
इसको याद कर लो। ये होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ये क्या है बताओ? ये है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, ये टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है, पहला चीज म्यू नॉट I1 I2 by 2 पाई डी। एम्पियर को कैसे डिफाइन किया गया था? अगर इसमें 1 एम्पियर करंट पास कराया जाए, इसमें 1 एम्पियर, सोचो अगर ये हो जाए 1 एम्पियर, ये हो जाए 1 एम्पियर और ये हो जाए 1 मीटर। अगर ये हो जाए 1 एम्पियर I1, ये हो जाए 1 एम्पियर और ये कितना हो जाए? ये कितना हो जाए? 1 मीटर, गैप हो जाए 1 मीटर, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर आएगा ना, क्योंकि ये है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बाई 2 पाई, हो गया 2 इंटू 10⁻⁷। तो एम्पियर को ऐसा यूनिट में डिफाइन किया गया था। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट, 1 एम्पियर is defined as the current which when passed through two parallel wires separated by 1 meter. 1 ampere is defined as that current which when passed through two parallel wires separated by 1 meter produces a force of 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर between them. इसको बोलते हैं एम्पियर का डिफिनीशन, इसको बोलते हैं एम्पियर का डिफिनीशन। तो ये होता है इतना, तो वो उसको यहां से एम्पियर को डिफाइन किया गया है, यहां से एम्पियर ही डिफाइंड। ठीक है, इसको याद करने में इसलिए बोल रहा हूं फोर्स पर यूनिट लेंथ, ताकि हम कहीं भी बाद में यूज पड़ेगा इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे। म्यू नॉट I1 I2 by 2 पाई डी। क्या चीज? म्यू नॉट I1 I2 by 2 पाई डी, याद रहेगा, म्यू नॉट I1 I2 by 2 पाई डी। ठीक है, याद रखना, अगर करंट पैरेलल है, यही फोर्स जो तुम इस पे निकाले थे वही इसके ऊपर लेगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन है, एक्शन इस पे तो रिएक्शन इस पे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर पैरेलल करंट होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अगर एंटी पैरेलल करंट होगा तो रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर इस करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते तो फोर्स बाहर लगता। तो याद रखना, मैग्नीट्यूड यही रहेगा, मैग्नीट्यूड यही रहेगा, म्यू नॉट I1 I2 by 2 पाई डी। और हम लिख सकते हैं पैरेलल करंट होगा, यहां लिख देते हैं, पैरेलल करंट का मतलब है, पैरेलल करंट, अगर ये करंट पैरेलल है तो अट्रैक्टिव होते हैं, और अगर एंटी पैरेलल होता है तो रिपल्सिव होता है। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा, dF by DL पैरेलल वायर में म्यू नॉट I1 I2 by 2 पाई डी। वही फॉर्मूला है म्यू नॉट I by 2 पाई डी जो एक फील्ड का होता था, खाली यहां पे I1 I2 दोनों हो गया है। ठीक, चलो अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसमें फोर्सेस बिटवीन पैरेलल वायर की हम बात करते हैं। हम फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन मान लो हम ऐसा ले रहे हैं कि ये I1 है, जो कि ये है I1 इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और ये फिक्स्ड वायर है। ये क्या है? फिक्स्ड वायर है, ये एक फिक्स्ड वायर है, एक्सटर्नली ये हिंज किया हुआ, बंधा हुआ है। इसके ऊपर एक दूसरा वायर है पैरेलल, इसके ऊपर एक दूसरा वायर है पैरेलल। इसमें करंट उल्टा डायरेक्शन में I2, और ये जो वायर है ये फ्री वायर है। फ्री वायर मतलब ये फ्लोट कर रहा है, हवा में रखा हुआ है I2। इसका दिया हुआ है लैम्डा, दिया हुआ है इसका मास पर यूनिट लेंथ। क्या दिया हुआ है? मास पर यूनिट लेंथ। एक वायर ऐसे, एक वायर इसके ऊपर है, एक वायर इस तरह से, एक वायर इसके ऊपर है, ये फ्लोट कर रहा है। ये कह रहा है इक्विलिब्रियम में है, दिस वायर इन इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन क्या होगा? कंडीशन क्या होगा? तो तुम जानते हो ये दोनों एंटी पैरेलल हैं। क्या है?
एंटी पैरेलल है, ये और ये करंट एंटी पैरेलल है I1 I2, यानी यहां दो फोर्स लग रहा होगा। क्या क्या? एक इस पे रिपल्सन लग रहा होगा, कितना? dF/dl ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, dF/dl ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये हो जाएगा देखो म्यू नॉट I1 I2 बाय, अगर ये डिस्टेंस है d, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2πd होगा। ये होगा रिपल्सिव फोर्स, लेकिन ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब इसके नीचे जो फोर्स एक्ट कर रहा है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट लेंथ, समझो dF ग्रेविटेशनल बाय dl, ये हो जाएगा लैम्डा जी, mg बाय लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इंटू जी। सही है? मैग्नेटिक फोर्स हम लिए हैं पर यूनिट लेंथ, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी ले रहे हैं पर यूनिट लेंथ, सो मास पर यूनिट लेंथ इंटू जी, दिस द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब हर लेंथ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, हर लेंथ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है। फॉर इक्विलिब्रियम द कंडीशन इज दैट म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πd मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा जी। गेट आ गया? सही है ना? yes, sir. अब बताओ ये इसका जो इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। इसको थोड़ा सा नीचे या ऊपर करके देखो, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, अगर फोर्स भी ऊपर है तो इसका मतलब अनस्टेबल था इक्विलिब्रियम। अगर ऊपर ले गए और फोर्स नीचे है, वापस लौट जाएगा, उसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा बताओ? इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, क्या इसमें कोई चेंज? क्या इसमें कोई चेंज? नो चेंज। इसमें कोई चेंज? Yes, sir. डिक्रीज कर जाएगा। D बढ़ जाएगा। हाँ, डी बढ़ जाएगा तो ये फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, है ना? Yes, sir. तो नेट फोर्स क्या होगा? इसको थोड़ा सा ऊपर करोगे, यहां पे तो ये दोनों बैलेंस हो रहा है, जिसको ऊपर करोगे नेट फोर्स नीचे होगा। Yes, sir. और जब नीचे ले जाओगे, तो नेट फोर्स ऊपर होगा, क्योंकि जब उसको नीचे ले आओगे तो डी कम करोगे, जितनी पे कैंसिल हो रही थी उससे थोड़ा कम करोगे, ये फोर्स थोड़ा बढ़ जाएगा, रिपल्सन होगा, यानी ये SHM कर सकता है। ये पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम है? क्योंकि जब इसको नीचे डिस्प्लेस कर रहे हैं हल्का सा, तो नेट फोर्स ऊपर ऐड कर रहा है, ऊपर डिस्प्लेस कर रहे हैं, नेट फोर्स नीचे ऐड, यानी थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे, वो वापस लौट आएगा। रेस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल में क्या होता है? जिधर डिस्प्लेस करोगे नेट फोर्स उधर ही होगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो, 0.0001 सेंटीमीटर डिस्टर्ब करके छोड़ दो, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो SHM होता है, SHM हो सकता है, या तो SHM होता है, और नहीं तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में हमेशा SHM होता है अप्रोक्सीमेशन लेने पे। तो यहाँ SHM होगा, यहाँ SHM होगा। कैसे निकालेंगे SHM? हमको निकालना है, तो therefore for small displacement y, यहां से एक डिस्प्लेसमेंट क्या दे दो y, ऊपर या नीचे, फ्री वायर for small displacement of y of free wire, it executes SHM। उसका टाइम पीरियड निकालना है, तो क्या करेंगे? एक काम करते हैं, हम कहते हैं मान लो इसको y डिस्टेंस ऊपर लेके चले गए, मान लो इसको y डिस्टेंस ऊपर लेके चले गए, लेट अस सपोज वी टेक इट टू y डिस्टेंस अबोव, y बहुत छोटा है, तो बताओ नेट फोर्स क्या होगा? अगर हम इसको y डिस्टेंस ऊपर लेके चले जाएं, तो एक तो होगा लैम्डा जी नीचे, और दूसरा फोर्स होगा ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाय
2 पाई इंटू डी प्लस वाई, ये होगा ना, सही है जी। दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन डाउन। बताओ, अगर इसको y डिस्टेंस ऊपर लेके चले जाए और कहें इसकी एक्सीलरेशन a है, इसका मतलब है जो नेट फोर्स नीचे है, नीचे ये है, फोर्स पर यूनिट लेंथ नीचे ये है, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक यूनिट लेंथ के ऊपर, एक यूनिट लेंथ इसका ले लो, उसको जब तुम ऊपर ले जाओगे तो उस पे पर यूनिट लेंथ ये है और ये हो जाएगा लैम्डा ए, लैम्डा ए हो जाएगा, सही है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, यूनिट लेंथ ले लो dl, उस यूनिट लेंथ का मास है dl इंटू लैम्डा या l इंटू लैम्डा इंटू जी mg, उस पे फोर्स है फोर्स पर यूनिट लेंथ इंटू l, और उस पे उसकी जो एक्सीलरेशन जो उसकी मास है वो है मास पर यूनिट लेंथ इंटू l इंटू a। तो यहां से तुम क्या देखते हो, यहां से तुम देखते हो अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। तो क्या करते हैं इसको, व्हाट शुड वी डू, हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं लैम्डा जी, क्योंकि हमको इसको कैंसिल करना है, हमको इन दोनों को फिर से कैंसिल करना है। इसमें डी ले लो कॉमन, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई, डी ले लो कॉमन, आ जाएगा 1 प्लस वाई बाई डी आएगा, इज इक्वल टू लैम्डा है। फोर्स पर यूनिट लेंथ ये भी है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ये भी है, और फोर्स एक्सीलरेशन पर यूनिट लेंथ ये भी, इसीलिए हम यहाँ पे लैम्डा लिए हैं। इसको लिख सकते हो बिकॉज y बाई डी बहुत छोटा है, y बाई डी बहुत ही छोटा है 1 से, तुम इसको लिख सकते हो लैम्डा इंटू जी माइनस म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी इंटू 1 माइनस वाई बाई डी इज इक्वल टू लैम्डा है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 इज 1 माइनस एन एक्स। तो यहां देखो ये फर्स्ट टर्म और ये कट जाएगा, क्यों, लैम्डा जी और म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी कट जाएगा, तो आ जाएगा देखो लैम्डा इंटू ए इज इक्वल टू, लैम्डा इंटू ए इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी स्क्वायर, है ना, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई। तुम इसको क्या करो, लैम्डा से डिवाइड भी कर दो, सो एक्सीलरेशन आएगा, और माइनस साइन तो है ही क्योंकि तुम जानते जब तुम इसको ऊपर ले गए थे तो एक्सीलरेशन नीचे था, तो y और ये, तो माइनस ऑफ म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई a इंटू डी स्क्वायर इंटू वाई। तुम इसको कंपेयर कर सकते हो, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, सो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई, सॉरी ए नहीं होगा, 2 पाई डी स्क्वायर। दिस इज द SHM इक्वेशन। SHM करेगा, ओमेगा होगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी स्क्वायर। तो तुम यहां इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो, और तुम इसको हल्का सा डिस्टर्ब करके छोड़ दोगे, ये ऐसे ऐसे करेगा, SHM करेगा। कभी भी कोई भी फोर्स जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, याद रखना, कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम कहीं भी होता है तो SHM करेगा ही करेगा, या तो पक्का करेगा या अप्रोक्सीमेटली करेगा, हमेशा करता है। जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें बताएंगे कैसे करता है, ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ, मान लो मुझसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, कोई डाउट, हमसे ये कहा गया है कि 2 वायर हम ले लेते हैं, ऐसे 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ले लेते हैं, और इसको क्या करते हैं, धागे से, कुछ धागे की मदद से छत से हैंग कर देते हैं। तो हमको इक्विलिब्रियम में टेंशन निकालना है। क्या निकालना है, देखो ये एक वायर है जो तुम्हारी तरफ आ रहा है, इन्फिनिटी से तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये छत है, ये रूफ है, ये आई है,
क्रॉस है, ये करंट तुम्हारी तरफ, ये तुमसे दूर है, ये करंट तुम्हारी तरफ है, ये तुमसे दूर है। इसमें मान लो करंट आई है, I1 है मान लो, इसमें I2 है इसमें, ठीक है। ये धागा है, ये थ्रेड है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ये क्या है, ये है, चाहे काम को दोनों को दे दो आई। सो ये है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स, ये है इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट वायर्स, एंड करंट इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये इन्फिनिटी से आ रहा है और इन्फिनिटी पे जा रहा है। इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट वायर, लैम्डा दिया हुआ है इनका मास पर यूनिट लेंथ, क्या दिया हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ। तुमको बताना है ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, व्हाट इज द एंगल इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द एंगल इन इक्विलिब्रियम। तो क्या करोगे, तुमको यहाँ पे तीन फोर्सेस लग रहे होंगे, एक लग रहा होगा टेंशन कुछ होगा T, एक लग रहा होगा इधर mg, और एक होगा मैग्नेटिक फोर्स। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैग्नेटिक फोर्स यूनिफॉर्म है और mg भी यूनिफॉर्म है। तुम mg के बदले लैम्डा जी भी लिख सकते हो और fm के बदले df/dl भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा लैम्डा जी, और ये जो है बन जाएगा, और ये जो है दैट इज गोइंग टू बिकम म्यू नॉट आई इंटू आई बाय 2 पाई, ये डिस्टेंस d, ये लेंथ मान लो l दिया हुआ है, कुछ होगा, ये डिस्टेंस है d। देख लेते हैं, हमको क्या करना है, हमको ये एंगल निकालना है ना। तो समझो इन दोनों का वेक्टर सम जो होगा, इसका और इसका वेक्टर सम, उसी को ये बैलेंस करेगा। या तुम ये लिख सकते हो इस तरह से, t cos थीटा बैलेंसेस mg एंड t sin थीटा बैलेंसेस दिस, तो डिवाइड कर दो। तो ये जो एंगल बनेगा, अगर ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा है, तो tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा दिस बाय दिस, दिस मीन्स df/dl, dfm/dl by this lambda g, that is equal to tan theta is equal to df/dl का मतलब है म्यू नॉट I इंटू आई, क्योंकि जब पैरेलल वायर है और रिपल्सिव फोर्स होगा, एंटी पैरेलल वायर्स हैं, एंटी पैरेलल करंट है, रिपल्सिव फोर्स था, म्यू नॉट I इंटू आई बाय 2 पाई d डिवाइडेड बाय लैम्डा जी। नाउ d को लिखना है तो d को लिख सकते हो, ये अगर l है, ये थीटा है, ये हो जाएगा l साइन थीटा, ये हो जाएगा l साइन थीटा। सो दैट वुड बिकम इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू आई बाय 2 पाई, d का मतलब है 2 टाइम्स ऑफ l साइन थीटा इंटू लैम्डा। ये तुम्हारा एक्सप्रेशन आएगा। थीटा तुम इसमें से या लैम्डा जो पूछा गया निकाल सकते हो, थीटा या लैम्डा जो पूछा गया हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये करंट है तुम्हारी तरफ, और एक दूसरा करंट है तुम्हारी तरफ, दोनों आई है, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट है तुम्हारी तरफ और तुम्हारी तरफ। इनके लाइन ज्वाइनिंग पे इस प्लेन में हम यहां पर एक थर्ड पॉइंट ले रहे हैं, हम यहां पर एक पॉइंट ले रहे हैं, कौन सा, यहां पे ये लेंथ है L, ये भी है L, ये भी L। आपको यहाँ फील्ड निकालना है, ये करंट दोनों इस तरफ से आ रहा है, तुमको यहाँ फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, फील्ड कैसे निकालेंगे। यहाँ एक करंट तुम्हारी तरफ, ये करंट तुम्हारी तरफ, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और इसी प्लेन में
हमको यहाँ पे इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। तो समझो, इसके कारण जो फील्ड है वो सर्कुलर था, इसके कारण जो फील्ड है वो सर्कुलर था। कैसे था? सर्कुलर कैसे था? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां जो इसके कारण फील्ड बनेगा वो इस रेडियस के परपेंडिकुलर बनेगा इस तरह से, यहां ये इस तरह से बनेगा, यहां जो है ये इस तरह से बनेगा परपेंडिकुलर। सिमिलरली इसका जो फील्ड बनेगा इसका, वो भी क्या बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके परपेंडिकुलर, रेडियस के परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा इसके परपेंडिकुलर। देखो ये एंगल तुमको पता है 60 डिग्री था, ये 60 डिग्री था, ये भी 60 डिग्री था। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? इसके कारण जो फील्ड था वो ऐसे था, इसके कारण फील्ड इस तरह से था, और इसके कारण फील्ड इस तरह से था। तो इसके कारण जो फील्ड है इस रेडियस के परपेंडिकुलर एंटी क्लॉकवाइज, इसके कारण जो फील्ड इसके एंटी क्लॉकवाइज। तुम देख सकते हो यहां पे ऊपर और नीचे का कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर और नीचे का कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट कंपोनेंट रह जाएगा। नेट फील्ड इधर होगा, कितना होगा बता रहे हैं, नेट फील्ड इधर, क्योंकि इस बी का और इस बी का अपवर्ड और डाउनवर्ड कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। यहां देखो, यहां लो और यहां पे देखते तो क्या होता, देखो इसके कारण फील्ड, इसके कारण फील्ड होता, इसके कारण फील्ड होता ऐसे, इसके कारण फील्ड होता एंटी क्लॉकवाइज मींस ऐसे, और इसके कारण होता ऐसे। तो क्या होता? ऊपर नीचे कैंसिल, ये राइट होता, यहां फील्ड लेफ्ट, यहां फील्ड राइट। हम फिर से बता रहे हैं, देखो हम क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा डायग्राम इस टाइप से बना रहे हैं। एक यहां एक यहां, दो केस ले रहे हैं, ये डॉट ये डॉट, दूसरा यहां ले रहे हैं, ये डॉट ये क्रॉस। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से हम इसके बाइसेक्टर पे कहीं, हम इसके, ये भी आई है ये भी आई है, हम इसके बाइसेक्टर पे मान लो कहीं यहां फील्ड निकालना चाह रहे हैं, और हम इसके बाइसेक्टर पे कहीं यहां फील्ड निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से फील्ड, इसकी वजह से फील्ड कैसा होगा? सो देखो, इसकी वजह से फील्ड कैसा होगा? इसकी वजह से फील्ड जो है, ये डॉट है, करंट इज डॉट, सो फील्ड इज सर्कुलर, ये होगा यहां पे परपेंडिकुलर ऐसे। इसका नाम दो 1, ये होगा B1। इसकी वजह से, इसकी वजह से डॉट है तो करंट हर जगह क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तुमको क्या दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो इसके परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे, ये होगा B2। अब यहां पे देखो, इसको यहां से ज्वाइन कर दो, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। इसकी वजह से डॉट है, ये करंट डॉट है, डॉट है मतलब तुम्हारी तरफ है, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस पॉइंट पर अगर एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करोगे तो इस तरह से बनेगा। देखो अब जरा इसको देखो, ये इस तरह से, अब ये जो करंट है अंदर है, अंदर है तो इस तरह घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ये करंट अंदर है तो ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट पे इसका जो फील्ड बनेगा, इस पॉइंट पे इसकी वजह से ये फील्ड बनेगा, वो बनेगा ऐसे, वो बनेगा इसके परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है ना? इसकी वजह से ऐसे, इसकी वजह से ऐसे। हाँ, अब समझो, यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट, बिकॉज दोनों सिमेट्री है, आई और आई है, तो यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, दिस प्लस दिस 90, बट दिस ये भी हो जाएगा थीटा, दिस एंगल थीटा,
दिस प्लस दिस होल इज थीटा, ये तो 90 है ही, ये हो जाएगा थीटा। यहां देखो ये अगर थीटा है, दिस प्लस दिस 90 और ये तो 90 है ही, सो दिस प्लस दिस भी 90, ये हो जाएगा थीटा। यहां जो फील्ड होगा तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल कर जाएगा और नेट फील्ड होगा इधर 2 टाइम्स ऑफ बी, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, 2 टाइम्स ऑफ बी और थीटा, थीटा ऊपर ऊपर कट गया, ये हो जाएगा साइन थीटा, बी साइन थीटा। और यहां पे देखो लेफ्ट और राइट कट गया, ऊपर की तरफ जो नेट फील्ड होगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ बी कॉस थीटा। यहां लेफ्ट की तरफ जो कंपोनेंट होगा 2 टाइम्स ऑफ बी साइन थीटा और यहां जो ऊपर होगा 2 टाइम्स ऑफ बी कॉस थीटा, 2 टाइम्स ऑफ बी कॉस थीटा। ये जो बी साइन थीटा है तुम्हारा लेफ्ट की तरफ, यहां तुम्हारा बी साइन थीटा है लेफ्ट की तरफ। अब साइन थीटा तुम निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस दिया होगा, ये दिया होगा, बी कैसे निकालोगे? ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस एच है, तो तुम लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ बी का मतलब म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट, यहां डिस्टेंस कितना है आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। बी की वैल्यू है एक करंट के कारण म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। साइन थीटा का मतलब है एच बाई आर। यहां पे भी ये आर है, ये एच है। अब यहां पे तुम्हारा जो है ये आर है, ये एच है, ये मान लो कि एक्स है, ये एक्स है, यहां एक्स का काम नहीं था। यहां क्या हो जाएगा देखो, यहां ये जो होगा ये तुम्हारा हो जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। एक के कारण फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, क्योंकि डिस्टेंस लेते हैं इस करंट से या इस करंट से, इनटू ये जो कंपोनेंट है ऊपर की तरफ दैट इज cos थीटा, एंड cos थीटा इज इक्वल टू x बाय आर। यहां फील्ड वर्टिकल होगा और यहां फील्ड हॉरिजॉन्टल होगा। यहां पे लेफ्ट होगा, यहां राइट होगा, करके देख लेना। यहां लेफ्ट फील्ड था, नेट फील्ड यहां राइट होगा। यहां ऊपर है, यहां नीचे होगा। ये था ऊपर था, यहां नीचे होगा। ठीक है, तो हम इस तरह से फील्ड भी निकाल सकते हैं, हम इस तरह से फील्ड भी निकाल सकते हैं। ठीक है।